तो आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को। तो प्रोटीन जो होता है, आपने सुना होगा, प्रोटीन हर जगह प्रोटीन की चर्चा होती है। प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, हमारे कोच भी कहते हैं, और बुक्स भी ये कहती हैं। हर जगह ये कहा जाता है कि भाई प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। ये प्रोटीन का असल में माजरा है क्या? ये है क्या प्रोटीन? प्रोटीन हम लेते हैं तो इससे होता क्या है? प्रोटीन नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा? प्रोटीन को लेते हैं तो क्या होगा? ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा? तो प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन को आपने सुना होगा कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अक्सर हम सुनते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जब हम घर बनाते हैं तो ईंटें जो होती हैं हमारी, वो बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। तो जब हम एक एक बिल्डिंग ब्लॉक को इकट्ठा करते चले जाएंगे तो हमारा बॉडी बन जाती है, उसी तरीके से जैसे हमारा एक मकान बन जाता है। तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक का फंक्शन है क्या। अगर मैं आपके सामने कहूं एक प्रोटीन नाम का वर्ड, प्रोटीन अपने आप में कुछ नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि मैंने प्रोटीन खा लिया, तो मैंने कोई प्रोटीन नहीं खाया बाहर से। असल में मैंने क्या खाया है? मैंने अमीनो एसिड्स खाए हैं। तो जो आपने सुना होगा, अमीनो एसिड नाम का एक वर्ड सुना होगा, अमीनो एसिड ही प्रोटीन होता है। अब कैसे ये प्रोटीन होता है? अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी, पहले अमीनो एसिड को समझते हैं होता क्या है। ये एक केमिकल पदार्थ है। जैसे केमिस्ट्री में आपने रसायन पढ़े होंगे, इस तरीके से अमीनो एसिड भी कुछ पदार्थ होते हैं। तो अमीनो एसिड जो होते हैं, ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो पाए जाते हैं कंप्लीट। इनमें से 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया है। कुछ को हम अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड कह देते हैं, कुछ को नॉन एसेंशियल्स, और किसी को कंबाइंड कह देते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। द वर्ड एसेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है कि ये हमें लेना ही पड़ेगा, यानी कि ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, ये हमें बाहर से लेना पड़ेगा। एसेंशियल अमीनो एसिड उसको कह देते हैं। तो ये करीब हमारे, मैं उनका नाम बता देता हूँ। आपने सुना होगा ये 9 तरह के होते हैं। ये हमें डाइट से ही लेने होते हैं, जिनका नाम है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आपने सुने होंगे आइसोल्यूसिन, लाइसिन, कई कई बार पीछे लिखा होता है हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हम ये बाहर से लेते हैं। फिर कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, जिनको बॉडी बनाती है, जिनका नाम, वो 5 होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी बनाती है। जैसे ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, एलानाइन है, एस्पर्जिनाइन है, और सेराइन है। इनको हम कभी भी, आप देखोगे, डाइट से नहीं लेते हैं, ये अंदर ही हमारी बॉडी बनाती है। अब तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे कंडीशनल अमीनो एसिड्स। अब मैं इनका फंक्शन भी बताऊंगा कि हम ये अमीनो एसिड ले क्यों रहे हैं। इसकी बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनका फायदा क्या है, जो पहले समझ लेते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल वो होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। जैसा आपने देखा होगा ग्लूटामीन, ग्लूटामाइन आपने सुना होगा कि ये एथलीट्स लेते हैं, क्योंकि वो जब मसल बिल्डिंग करते हैं तो मसल्स वगैरह टूटती हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए चाहिए होता है। इस तरह के कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कंडीशनल की श्रेणी में रखते हैं। अब ये 3 तरह के अमीनो एसिड हमारे सामने इकट्ठे हो गए। अब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इनको जोड़ा, फिर एक नया प्रोटीन बन गया। फिर किसी और को लिया, फिर किसी और को लिया, फिर किसी और को लिया, इनसे हमारा एक और नया प्रोटीन बन गया। तो हर तरीके के प्रोटीन की कॉम्बिनेशन बनती चली जाती है हमारी बॉडी में, और ये हमारी बॉडी बनाती है। हमें कैसा प्रोटीन चाहिए, ये उन ब्रांच चेन अमीनो एसिड का एक पूल होता है हमारी बॉडी में, उसमें से वो लेती रहती है और उनके प्रोटीन बनाती रहती है। उसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोटीन का काम क्या है। आपने सुना होगा कि हमने कार्ब्स जब हम लेते हैं, हम फैट्स जब हम लेते हैं, और हम प्रोटीन जब हम लेते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये 3 जगह से जब हमें एनर्जी मिल रही है तो हम प्रोटीन की तरफ ही क्यों जाते हैं? हम कार्ब्स की तरफ, फुल कार्ब की तरफ क्यों नहीं चले जाते? हम फैट्स की तरफ ही क्यों नहीं चले जाते? हम बाकी चीजें कट क्यों नहीं कर देते? अब आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये एक रेडीमेड एनर्जी है। यानी कि अगर हमने कार्ब्स खाए तो हमें रेडीमेड एनर्जी मिल गई, फटाफट हमारी बॉडी कार्ब्स को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। कार्ब्स का काम इतना ही होता है कि फटाफट एनर्जी चाहिए तो कार्ब्स को ले डालो। जैसे आपने देखा होगा, आपने कार्ब्स खाए, अचानक से चावल खाए, आप में फुल एनर्जी आ जाती है, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब दूसरा जो नंबर आता है वो होता है हमारा प्रोटीन्स का। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे कार्ब्स खत्म हो गए बॉडी में, या फैट की बात कर लेते हैं, कार्ब्स खत्म हो गए हमारी बॉडी में, हमने कार्ब्स ज्यादा नहीं लिए, अब फैट का नंबर आ गया। तो बॉडी क्या करती है? फैट में थोड़ी सी ना परेशानी होती है बॉडी को कन्वर्ट करने में, क्योंकि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, रेडीमेड एनर्जी नहीं है। तो वो फैट्स को कन्वर्ट करेगी, उसको बोल देते हैं कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन्स में कन्वर्ट करेगी, फिर कीटोन से ग्लूकोज कन्वर्ट होगा। इसमें बॉडी को लगती है मेहनत। तो कीटोजेनेसिस भी बॉडी के लिए आफत है एक तरह की, रेडीमेड नहीं है। तीसरा सोर्स आ जाता है प्रोटीन का। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। आपने सुना होगा प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, 4 ग्राम हमें, 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी मिलती है प्रोटीन से। अब प्रोटीन में भी बॉडी को आफत है।
इसमें हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी होती है। अब आते हैं प्रोटीन असल में है क्या। प्रोटीन एक बैंक है, जैसे आपके बैंक में बैलेंस होता है, इस तरीके से हमारी बॉडी में एक बैंक तैयार हो जाता है जब भी हम प्रोटीन लेते हैं। अब ये बैंक जो है धीरे 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 खर्चा करता रहता है जैसे जैसे आपको जरूरत होगी एनर्जी की। अब हम इसके फायदे की बात करते हैं कि बॉडी में असल में करता क्या है। प्रोटीन हमने ले लिया, अब इसके बाद होता क्या है। अब हम सबसे पहले जाते हैं वेट लॉस की प्रक्रिया पे, जहां पर जो आदमी वेट लॉस करना चाह रहा है उसको प्रोटीन की जरूरत क्यों है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे और हम वेट लॉस की जर्नी पे हैं तो आपके साथ क्या होगा, आपके जो मसल्स होती हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगी, साथ में जो मसल्स की स्ट्रेंथ है ये कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट लॉस के दौरान, खासतौर से वेट लॉस के दौरान, प्रोटीन की मात्रा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मात्रा पूरी होनी चाहिए प्रोटीन की जिस समय आप वेट लॉस कर रहे हो, नहीं तो मसल्स पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि मसल के लिए भी ये बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन नहीं लोगे तो मसल नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं लोगे तो मसल टूटेगी, प्रोटीन नहीं लोगे तो मसल डैमेज होगी। तो मसल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ये गोल्ड होता है। और जो ये प्लास्टिक है, जो चर्बी है, ये कचरा है। आपको कचरा यूज करना है या गोल्ड को यूज करना है, ये आपका डिसीजन रहेगा। आप गोल्ड को यूज करना चाह रहे हो यानी प्रोटीन मत लो, आप अपनी मसल्स को तोड़वाए चले जाओगे। तो गोल्ड को बचाना है, कचरे को यूज कराना है, तो कचरा हमारा फैट हो गया। इसलिए प्रोटीन की इंटेक पूरी रखो जिससे मसल्स का नंबर ही ना आए, कीटोजेनेसिस में ही बात रहे। अगर नियोग्लूकोजेनेसिस होने लग गया तो आपकी मसल्स, आपका प्रोटीन सब टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आपका फैट का तो मतलब फैट का इसलिए हम इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं। प्रायोरिटी बनाई हुई है बॉडी ने कि पहले हम कार्ब्स को कट करेंगे, कार्ब से एनर्जी मिलनी बंद होगी, फिर हम फैट का नंबर लगाएंगे, फैट से एनर्जी मिलनी बंद होगी, फिर हम प्रोटीन का नंबर लेंगे। अब आपने जब ना तो फैट लिया ना कार्ब्स लिया, आपका प्रोटीन का नंबर आ गया स्टार्टिंग से ही। अब प्रोटीन ड्राइव होगा सारा आपकी मसल से, आपका सारा मसल वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपना गोल्ड बचा के रखना है, कचरा यूज कराना है। तो इसलिए आपको कार्ब्स भी मात्रा में लेने ठीक में, और फैट्स भी ठीक मात्रा में लेने, बैलेंस डाइट के हिसाब से। तब उसके बाद आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अब हम आते हैं, मसल ट्रेनिंग की बात हमने कर ली, अब आते हैं बोन्स पे। हमारे कोच साहब कहते हैं कि भाई हमारे बोन्स के लिए विटामिन D3, हमारा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक आपको एक एडिशनल फैक्ट और बता देता हूं कि हमारे लिए प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोन्स के लिए। अब आपने देखा होगा एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कोई इंसान जैसे गिर पड़ा। तो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो अभी गिर पड़े। गिरते ही आपने सुना उनके चार चार फ्रैक्चर आ गए बॉडी में, पांच पांच फ्रैक्चर आ गए हड्डी में। अब एक ये नॉर्मल चीज नहीं है। अगर मैं गिर जाऊं, मेरा हाथ में ज्यादा से ज्यादा एक फ्रैक्चर आए, लेकिन हमने सुना कि यहाँ भी फ्रैक्चर, यहाँ भी फ्रैक्चर, यहाँ भी फ्रैक्चर। इसका मतलब क्या था कि मेरी बोन ही इतनी वीक थी कि उसमें जगह जगह फ्रैक्चर आ गए। वो थोड़ी सी भी उसको एक्सपोज किया तो फ्रैक्चर्स में कन्वर्ट होती चली गई। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स इतनी वीक हो चुकी हैं कि उसमें थोड़ा सा भी चोट लगे तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो आपको प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी पड़ेगी, ना सिर्फ कैल्शियम या विटामिन D3। प्रोटीन बहुत जरूरी है बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। अब जो तीसरी चीज है वो है इम्यूनिटी। हम कल भी बात कर रहे थे कि हमारी दवाइयां हमें ठीक नहीं करती हैं, हमारा बॉडी हमें ठीक करती है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। इम्यूनिटी में देखिए, आप ब्रॉडली अगर मैं समझाऊं तो आपको इम्यूनिटी में तीन तरह की चीजें होती है हमारी बॉडी में। एक B सेल, एक T सेल, और एक हमारी एंटीबॉडीज। ये तीनों चीजें क्या है, ये आर्मी का काम करती हैं। जैसे हमारी पुलिस होती है, हमारी आर्मी होती है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में ये फोर्स बनाई हुई है बॉडी ने। तीनों का फंक्शन अलग अलग है, एक किसी बॉर्डर पर खड़ी है, एक किसी बॉर्डर पर खड़ी है। मान के चलिए मेरे को एक इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे कट लगा, यहाँ इन्फेक्शन हुआ। आपने देखा होगा इन्फेक्शन होते ही उसमें जो स्वेलिंग आती है या जो कुछ भी बॉडी में घटना क्रम होता है, उसको एकदम से बॉडी लग जाती है उसकी आर्मी ठीक करने के लिए। हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, आपने देखा होगा एंटी बैक्टीरियल्स हम खाते हैं। एंटी बैक्टीरिया आपने कभी नाम सुना होगा, या हम एंटीबायोटिक्स कह देते हैं जिसको। एंटीबायोटिक्स हम खा लेते हैं। वो अब आप कह रहे होंगे कि दवाइयां तो ठीक करती नहीं है, तो उसने कैसे ठीक कर दिया एंटीबायोटिक ने। एंटीबायोटिक क्या करती है, जैसे हम हमारे बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो बैक्टीरिया क्या है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। बैक्टीरिया भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। एक राइबोसोम नाम का एक वो पार्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता रहता है बैक्टीरिया के अंदर। हम जो एंटी बैक्टीरियल दवाई खाते हैं, ये जाएगी राइबोसोम को बोलेगी भाई प्रोटीन बनाना बंद करो। प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, बैक्टीरिया की लेयर जो होती है वो प्रोटीन की होती है, वो टूट जाएगी। तुरंत आर्मी तैयार बैठी होती है वेपन्स लेके कि प्रोटीन की लेयर टूटे और हम इस पर अटैक करें। अब प्रोटीन की लेयर जैसी टूटी, वो उस पर बैक्टीरिया पे अटैक करती है, बैक्टीरिया तुरंत डिमिनिश हो जाता है। यही हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, और कुछ एंटीबायोटिक का फंक्शन नहीं है। तो सही कह रहे थे वो कि बॉडी खुद को ठीक करती है।
यानी बॉडी की आर्मी ठीक करेगी, एंटीबैक्टीरियल सिर्फ उसको प्रोटेक्शन जो है उसको तोड़ेगी कि जाओ आपको मैं रास्ता बना के देती हूँ। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, यही एंटीवायरल डिवाइसेस होती हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम दवाइयां, ये सब सपोर्ट करती है, बॉडी खुद से ठीक करेगी। और ये जो मैंने बताया, ये एंटीबॉडीज, ये टी सेल, बी सेल, ये बनती किससे हैं? ये सारी की सारी प्रोटीन से बनती हैं। अगर हमने प्रोटीन की मात्रा कम कर दी, आप सुनोगे कि इम्यूनिटी खत्म होगी। जो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं वो कमजोर होते हैं, अंदर से जल्दी बीमारी आती है, बाहर से बहुत जल्दी वायरल अटैक्स होते हैं, क्योंकि बीटा सेल्स ये हमारी ऑलरेडी कम है, टी सेल्स ऑलरेडी कम है। तो जब हम आर्मी को मजबूत करेंगे, कैसे मजबूत होगी? हमें प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना है, क्लीन प्रोटीन हमें खाना है। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए आपने क्रेविंग्स नाम का शब्द सुना होगा। क्रेविंग्स जो फैट लॉस में है, जो मैराथन में है, खास तौर से ये ज्यादा जानते होंगे क्रेविंग्स क्या होती है। क्रेविंग्स का मतलब ये हो गया कि भाई मैं रात को उठा 9 बजे पानी पीने के लिए, मैं फ्रिज के पास गया, मैंने फ्रिज का ढक्कन खोला, उसमें काजू कतली रखी दिख गई। मैंने जाके दो तीन, मैंने देखा कोई नहीं देख रहा तो मैंने उठा के खा ली। अब आप समझिए इसकी साइंस को। क्रेविंग्स जो है, ये पेट ने नहीं सिग्नल दिया कि क्रेविंग्स, पेट ने सिग्नल दिया कि आपको भूख लग रही है जी, काजू कतली खा लो। क्रेविंग्स और हंगर में फर्क होता है। हंगर के जो हार्मोन्स हैं ये पेट से आते हैं, यानी पेट आपके सिग्नल देता है ब्रेन को, जो हमारे मोटर नर्व्स हैं, कि जाइए भाई कुछ खाइए, आपको एनर्जी की जरूरत है। तो वो होगी हमारा हंगर, जो बॉडी को सख्त जरूरत है। अब क्रेविंग्स जो है वो दिमाग से उत्पन्न होती है, हमारे हार्मोन से उत्पन्न होती है। क्रेविंग्स ये थोड़ी करिए कि आप एक काजू कतली से पेट भर जाएगा। क्रेविंग्स तो ये करिए बस खा लो इसको, चट कर जाओ इसको। अब क्रेविंग्स जो है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये प्रोटीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर आप भरपूर प्रोटीन की डाइट लोगे, आपके ये क्रेविंग्स जो है ये दबनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्रेविंग्स जो है ब्रेन का एक, ये समझ लीजिए जैसे ब्रेन खेलता है ना आपके साथ, ये ऐसे खेल रहा है। आपने प्रोटीन की मात्रा कम कर देना, आपके दिमाग में समोसे, दही, चटाके, गोलगप्पे यही आएंगे आपके दिमाग में। अगर आप प्रोटीन की मात्रा पूरी रखोगे, आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी और कर्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये सीधा सा इसका फंडामेंटल है। आप प्रोटीन की डाइट आज ले रहे हो, मैराथन में आप देख रहे हो क्रेविंग्स नहीं आ रही, आप कार्ब्स बढ़ा दो। आप कभी देख लेना, आप कार्ब्स बढ़ा दो, आज ही आप दाल चावल खा लो, आपको रात को ही, आज को अगर ना सपने में काजू कतली आ जाए तो देख लेना। प्रोटीन की मात्रा जरूर बढ़ा के रखनी है। तो क्रेविंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्रेविंग्स को समझना है कि क्रेविंग्स एक साइंटिफिक, एक एक हमारे बॉडी में एक फंक्शन है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है क्रेविंग्स को। भूख लग रही है तो खाना खाओ, क्रेविंग्स को महत्व नहीं देना। अब आते हैं अगले उस पे, फंक्शन पे, जो है बर्निंग फैट। इसमें भी प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी बताया था कि ये बूस्ट करती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है, आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि बहुत बार सुना होगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फास्ट, मेटाबॉलिज्म स्लो। ये माजरा क्या है? मेटाबॉलिज्म है क्या है? सिर्फ इतनी सी चीज है मेटाबॉलिज्म, के आपकी बॉडी कितनी जल्दी आपकी कैलोरीज को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, इसको हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। सिंपल सी चीज ये होती है। अब मैंने बताया कि कीटोजेनेसिस होता है, यानी फैट को कन्वर्ट करना, उसमें बॉडी को एफर्ट्स करने होते हैं। ये जो एफर्ट है, कितनी देर हो रही है इसमें, कितना समय लग रहा है इसमें, इसी को हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। जो हम कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी कि उसकी बॉडी बहुत धीरे धीरे एनर्जी को काट रही है, बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट कर रही है, ओबेसिटी बढ़ जाती है उनकी। और जिन लोगों की मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, यानी कि उनकी बॉडी बहुत एफिशिएंट है, न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं वो लोग, और वो जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी फटाफट अपना जो काम है उसको कर देती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए वो लोग ओबेस नहीं होते हैं। अब आप समझोगे कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेटाबॉलिज्म से प्रोटीन। अगर प्रोटीन की इंटेक कम कर दोगे, मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाएगा, और प्रोटीन की इंटेक बढ़ा दोगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता चला जाएगा। ये साइंस है, बॉडी की साइंस है, इसको कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ये होता है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज को। अब आते हैं हार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हार्ट जो है फंक्शन अगर नहीं करेगा तो बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर है, आपका एलडीएल है, ये सारा कंट्रोल करता है प्रोटीन। प्रोटीन के हमने सुने भी नहीं होंगे ये सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आप मानिए इस बात को कि प्रोटीन की अगर इंटेक बढ़ाओगे तो एलडीएल आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल घटना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन की मात्रा इसलिए बहुत जरूरी होती है। एडिक्वेट अमाउंट में हमें प्रोटीन लेना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं, अगर कोई हमारी वुंड हो जाती है, इंजरी हो जाती है, इस पे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि हमारा जो भी एंटीबॉडीज है ये सारे उसी से जुड़े हुए हैं, प्रोटीन से। तो मान लीजिए चोट लग गई, इंजरी हो गई, एथलीट्स को इंजरी हो जाती है, तो प्रोटीन की इंटेक बढ़ा देते हैं, उससे हमारी वो इंजरीज जल्दी ठीक हो जाती हैं। स्वेलिंग्स अगर आ गई हैं तो स्वेलिंग्स जल्दी ठीक हो जाती है प्रोटीन से। अब आपको एक बहुत बढ़िया फंक्शन बताता हूँ प्रोटीन का, जो कि हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना आजकल,
इस न्यूट्रिशन में हमने हमने जो भी हमारी जो भी न्यूट्रिशन में हम ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, हमने D3 ले लिया, कुछ भी लिया है, ये कैसे पहुंचेगा हमारे बॉडी के सेल्स पे? आपने कभी सोचा है कि हमने ले तो लिया, पेट में चली गई न्यूट्रिशन, अब इसके बाद ये कैसे पहुंचेगी हमारी सेल्स तक? ये कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है हमारे ब्लड के थ्रू। ये हमारा एक हाईवे है, हमारी जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये एक हाईवे है, यानी ये कैनाल समझ लो इसको, एक नदी है, और इसमें से हमें पूरी बॉडी पे ये न्यूट्रिशन पहुंचता है। अगर आप प्रोटीन की इंटेक पूरी रखोगे तो ये प्रोटीन एक ट्रक है, वो सारे न्यूट्रिशन को बैठाएगा और उसको हर जगह हर सेल तक पहुंचा के आएगा। तो प्रोटीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा न्यूट्रिशन भी काम जब भी करेगा, नहीं तो सारा किडनी फिल्टर आउट कर देगी। इसलिए हमें प्रोटीन की इंटेक बढ़ा के रखनी है। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तादाद से ज्यादा, मैं बताऊंगा कितना लेना। उसके बाद आते हैं कि अब ये प्रोटीन हमने बात कर ली, अगर हम प्रोटीन को ही बढ़ा दें, हम फैट्स को खत्म कर देते हैं, कार्ब्स को खत्म कर देते हैं, तो होगा क्या? भाई मैं तो फुल रिच प्रोटीन डाइट ले रहा हूं, अब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा प्रोटीन लेने से हमें दो तीन प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, लिमिट से अगर ज्यादा लेते हैं। पहली चीज, हमारा किडनी स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देती है। किडनी अगर स्टोन बना रही है तो समझ लो प्रोटीन की इंटेक कहीं ना कहीं ज्यादा है, या फिर बॉडी फंक्शन सही नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन ज्यादा इंटेक कर रही है मसल से या किसी से। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हमारा कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, वेट का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि इंक्रीज होगा वेट, डिक्रीज हो रहा है, हम तो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन का कार्ब्स के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है, हमारी बॉडी करती है, उसमें नहीं जाते हैं। कार्ब्स नहीं होंगे तो प्रोटीन काम नहीं करेगा। अगर आपने देखा होगा, जो एथलीट्स होते हैं वो आइसोलेट प्रोटीन ले लेते हैं। आइसोलेट प्रोटीन से 10 मिनट पहले आपने नोटिस, आपको अगर आइडिया हो इस चीज का, तो वो कार्ब्स भी लेते हैं। वो कार्ब्स नहीं लेंगे तो आइसोलेट प्रोटीन काम ही नहीं करता कभी भी। प्रोटीन का सिंथेसिस ही तब होगा जब आपके बॉडी में कार्ब्स होंगे। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, सिर्फ प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, कार्ब्स भी लेने हैं और फैट्स भी लेने हैं, इसीलिए उसको बैलेंस डाइट कह देते हैं। अब आते हैं हम कि भाई हमारा जो है ये कहाँ से आता है, प्रोटीन आता कहाँ से है? कुदरत ने हमें दो ही तरीके दिए हैं प्रोटीन को ड्राइव करने के, एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब जो हम दूध से प्रोटीन ले रहे हैं, ये भी एनिमल ड्राइवन प्रोटीन है। जो हम मीट से खा रहे हैं, जो हम चिकन से खा रहे हैं, जो हम फिश से खा रहे हैं, ये भी हमारा एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में परेशानी क्या होती है, जब आप आपने चिकन खाया, आपको प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिल गया, आपको जो उसमें वसा है वो भी मिल गया, तो वो चीजें हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसलिए हम रुख करते हैं प्रोटीन फ्रॉम प्लांट ड्राइवन बेस्ड सोर्सेज। अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया सोर्स है, ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला 1 है। अगर आप इस पे ध्यान से देखोगे, हम इस पे देखते हैं कि प्रोटीन हमारा 5 ग्राम प्रोटीन है, और ये सारा प्लांट ड्राइवन प्रोटीन है। सोया से ड्राइव किया हुआ है, कोई वेजिटेबल से एक्सट्रैक्टेड है, तो ये सारे प्रोटीन जो होते हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं। इसमें हमें बेनिफिट क्या रहता है प्लांट बेस्ड में, कि हमारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मिल जाते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड्स की पूर्ति हमारी बॉडी में, मैंने बताया 20 हैं, वो सारे हमारे प्लांट से पूर्ति होती है। अब दूसरी बात पे हम चलते हैं कि ये हमारा कितना होना चाहिए बॉडी में। तो हमारे कोच हमें बताते हैं कि ये हमारे बॉडी में ठीक ठाक होना चाहिए, 1 ग्राम हमारा पर किलोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। अब लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो कई तरह की होती है। कोई सेडेंट्री होता है, यानी खाट पे लेटा रहता है, काम नहीं करता। और कोई होता है कि बहुत बड़ा एथलीट होता है, रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, डेली एक्टिव रहता है, वर्किंग भी है, उसको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सेडेंटरी वर्कआउट है, उसको तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ओबेस है, उसको कुछ एनर्जी की जरूरत नहीं है ज्यादा की, उसको सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, वो इतना प्रोटीन लेकर करेगा क्या? उसको करना क्या है, उसको तो चाहिए 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। और हम जो एथलीट्स हैं, जो बहुत ज्यादा एथलीट नहीं है, मतलब जो मीडियम हम वर्कआउट करते हैं, उनको 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लेना है। यानी अगर मैं 90 किलो का हूं तो 90 ग्राम प्रोटीन की मुझे इनटेक है। और 90 ग्राम आप डिवाइड कर सकते हो, कौन सा कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। 25 ग्राम हमारा शेक से मिल जाता है, बाकी कुछ आपका प्रोटीन आपका फूड से, कुछ आपका जो सलाद ले रहे हो उससे, इन सबसे मिक्स होके आ जाता है। जो बहुत ही ज्यादा एथलीट होते हैं, जो जैसे 10 किलोमीटर की मैराथन कर रहे हैं या एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हैं, उनको 1.2 सजेस्टेड है, 1.2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से सजेस्टेड है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। प्रोटीन की एक खास बात क्या है कि हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती। फैट्स को स्टोर कर लेती है, आपके कार्ब्स को स्टोर कर लेगी, लेकिन प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा बाहर से।
आपको प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज भर लिया तो ये महीने भर चलेगा। आपको डेली की इनटेक रखनी पड़ेगी। अगर आपने इनटेक कम करी तो सीधा फर्क आ जाएगा, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई। तो डेली इनटेक इसलिए जरूरी होती है, इसलिए प्रोटीन की डाइट डेली जरूरी है। उसको स्किप नहीं किया जा सकता, स्टोर ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि एज अगर बढ़ गई है किसी की, 65 साल से ऊपर अगर एज हो जाती है, तो उनको भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उनको भी प्रोटीन ज्यादा लेना होता है एज के हिसाब से। कम एज वाले को तो लेनी है, ज्यादा एज वाले को भी प्रोटीन लेना होता है। जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनकी भी हाई प्रोटीन डाइट। अब मैं हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं कह रहा कि उनको शेक पिला दो जा जाके। शेक का एक पैटर्न होना चाहिए कि हम इतना ही शेक पियेंगे, इसके बाद हम इतना हम सलाद से लेंगे, इतना हम यहाँ से लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और औरों के मुकाबले हमारा फास्ट होता है, बुजुर्गों का थोड़ा कम होता है। तो वो अगर नहीं इसको डाइजेस्ट कर पा सकते तो उनको फिर हमें दूसरे सोर्सेज ढूंढने होते हैं। तो बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने बताया कि बॉडी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपका वेजिटेरियन है आपका नेचर, तो वेजिटेरियंस की जो मसल्स होती हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर वेजिटेरियंस दुबले पतले होते हैं। चाइना में जो, और ये इधर आते हैं, ये प्रोटीन की इंटेक बहुत कम होती है। हम सोचते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, लेकिन प्रोटीन हर मीट में नहीं होता, रेड मीट में होता है। तो वो लोग जो है वो देखे होंगे दुबले दुबले पतले पतले, उनका सिर्फ मसल जो है थोड़ी थोड़ी होती है। तो ये इसलिए होती है कि प्रोटीन की इंटेक ही नहीं होती। वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं उनकी बहुत कमजोर होती है कदकाठी। तो इसलिए हमें, मैं ये नहीं कर रहा नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ डालो अपने जो है न्यूट्रिशन से और दूसरे तरीकों से। हेल्दी न्यूट्रिशन से हमें प्रोटीन ड्राइव करना चाहिए। तो हमने कई चीजें सीखी इससे। हमें ये पता लगा कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरी चीज हमें ये पता चली कि हमें बैलेंस में प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा कम नहीं रखनी है, बैलेंस में रखनी है। बैलेंस डाइट से हमें प्रोटीन ड्राइव करना है। और तीसरी चीज हमने ये सीखी कि हमें सोर्स को पहचानना है कि किस सोर्स से हमें कितना कितना प्रोटीन ड्राइव करना है। तो अपना अपना सब इस पे काम करें कि हमें कहाँ से कितना प्रोटीन ड्राइव करना है, इस पे आप काम करें, वर्कआउट करें। तो ये आज का लेसन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, कितना हमें चाहिए, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, क्या इसके बॉडी में फंक्शन होते हैं, बिल्कुल डिटेल से आपको जाया है, बहुत बढ़िया नॉलेज मिली है। देखिए एक बैलेंस डाइट की बात की गई है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम अकेले प्रोटीन से भी नहीं रह सकते, अकेले कार्ब से भी काम नहीं चल सकता और अकेले फैट से भी नहीं चलता, इसलिए उसको संतुलित आहार बैलेंस डाइट बोला जाता है। उसमें हमें देखिए 40-30-30 का परसेंटेज होता है, जो हमारी थाली होती है उसमें 40% हमें जो है कि कार्ब्स ही चाहिए, 30% हमें प्रोटीन चाहिए, 30% हमें फैट्स चाहिए। तब जाके हमारा एक जो है कि बैलेंस डाइट बनती है, और बैलेंस डाइट ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम अकेले किसी चीज की इनटेक बढ़ा दें तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस किया जाता है, और हमारा जो डाइट प्लान डिजाइन होता है उसमें बैलेंस रखा जाता है। आपको उसमें ओमेगा 3 फैट्स के लिए दिया जाता है, और आपको जो है कि विटामिन प्रोटीन पूरे के पूरे दिए जाते हैं, और उसमें कार्ब्स भी रखा जाता है। तो देखिए ये सारी की सारी बहुत ही जबरदस्त नॉलेज थी, जिसने ध्यान से सुना है उनको इसका बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं कि हमें प्रोटीन क्यों लेना है, प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, और डेली बेसिस पे इसकी कितनी नीड है। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रोटीन डेली की डेली ही जरूरत होती है। बहुत बढ़िया बात बताई कि प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, हमारी जितना हमारा केजी वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन हमारी नीड होती है। ये जो है कि कॉमन सा आइडिया है, बाकी अभी पूरी डिटेल से बताया था कि किसका कैसी लाइफस्टाइल है, उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। तो जो एक एवरेज निकालते हैं 1 ग्राम पर किलोग्राम। तो ये एक जो है कि साइंटिफिक तरीका है कि इतनी प्रोटीन हमें डेली चाहिए। हमारी बॉडी अगर 80 kg की है तो हमें 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वो 80 ग्राम प्रोटीन हम अलग अलग जगह से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम दाल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, हर चीज से कुछ ना कुछ प्रोटीन मिलता है। और हमारा जो शेक है वो उस कमी को पूरा करता है, क्योंकि हमारा जो खाना है उससे हमें इतनी प्रोटीन नहीं मिल पाती। जो हम सुबह ब्रेकफास्ट अगर घर का लें तो उसमें प्रोटीन बेस्ड नहीं होता, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, पराठे खा लेंगे, या कुछ ज्यादा करेंगे तो चने वगैरह खा लिए तो उसमें। लेकिन जब हम शेक लेते हैं तो शेक में हमें 25 से लेकर 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो वो एक सुबह से ही जब जो हमारी आधी या 1/3 जो है कि क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है, तो बाकी दिन हमारा जो है उसमें हमारी प्रोटीन की नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज को हमें समझ के अपनी डाइट को बैलेंस करके खाना है, तभी हम लाइफ टाइम फिट रहेंगे। तो दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी आज शायद बाहर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि कम समय में मान लो कोई 20-22 साल का कोई लड़का है, कोई लड़की है, जिसको सफेद बाल होने शुरू हो जाते हैं, तो वो किस कमी से होते हैं? सर बालों की तो मैं ज्यादा बढ़िया बता पाऊंगा क्योंकि मेरे बाल कम है। और मैंने मैंने डॉक्टर से दिखा के इसका बाल का ट्रीटमेंट कराया था, मेरे बाल फिर से उगवाए हैं। तो बालों का तो मैं आपको सारा बता सकता हूँ। जो सफेद बाल होते हैं इसके कई कारण होते हैं। जो हेयर हेल्थ होती है ना, ये सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया था जिन्होंने मेरा इसका इलाज करा था, मेरी जीन थेरेपी करी थी, मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे यहाँ से। ये जो बाल आए हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट्स करके आए हैं। और इनको लाने में उस डॉक्टर ने मुझे सारी चीजें बताई थी। जिस समय वो जीन थेरेपी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि बाल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है दो चीजों से। पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इसी को सबसे नंबर वन रखता हूँ। आपने कोई भी चीज कम कर दी, फॉलिक एसिड कम कर दिया, आयरन कम कर दिया, बायोटीन कम कर दिया, फौरन आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाएंगे या सफेद होने स्टार्ट हो देखिए जाएंगे। मेन मेन जो चीज होती है बायोटीन होता है हेयर्स के लिए। बायोटीन भी प्रोटीन का एक पार्ट है। जी। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन अगर आपका हार्मोन बढ़ गया बॉडी में, तो आपके बाल जो है सफेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा आपने देखा होंगे जो गंजे लोग होते हैं, या उनको अगर टेस्टोस्टेरोन अगर आप चेक कराने जाओगे तो उनका एलिवेटेड मिलेगा। मेरा जो है लगभग 560 हुआ करता था। तो जिस समय मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए थे, 560 मोर देन मतलब बहुत ज्यादा होता है। अमूमन 300 के आसपास होना चाहिए रेंज इसकी। तो जेनेटिकली मेरा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था, इसीलिए आप देखेंगे कि फादर का, ग्रैंडफादर का, बच्चों का एक पैटर्न चलता चला जाता है। वो गंजा है तो उसका बेटा भी लगभग गंजा ही रहता है। तो ये जो है बालों की हेल्थ जो है, ये सारी हमारे न्यूट्रिशन से ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप न्यूट्रिशन में विटामिन B12 जो है मैंने बताया, वो अगर नहीं लेंगे, तो B12 नहीं लेंगे, तो आपके बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सफेद होना अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। सफेद होना भी बालों की हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ है वो सारी। अगर आपकी किसी भी चीज की कमी हुई, बायोटीन कमी हुई, प्रोटीन कमी हुई, B12 की कमी हुई, आयरन की कमी हुई, फॉलिक एसिड की कमी हुई, तो बालों का झड़ना या सफेद होना तय है। तो जब जीन थेरेपी करी थी, तो जीन थेरेपी में उन्होंने यही न्यूट्रिशन बढ़वाए थे। और न्यूट्रिशन बढ़ाने से जो सफेद आ रहे थे बाल, वो काले होने स्टार्ट हो गए ऑटोमेटिकली। और जो जीन थेरेपी होती क्या है, वो हमारा कुछ डीएनए निकालते हैं, उस डीएनए को एक दवाई में मिक्स करते हैं। उस दवाई को फिर वो होल्स कर करके सिर में एक वो देते हैं रोलर, उसको चलाते हैं, और ये मतलब मैजिक हो जाता है। एक तरह से मैजिक ही हो गया, ये बाल आ देखो गए सारे। मेरा ये छोटा भाई है, ये भी है ना, इंजीनियर है, यो आपकी तरह ही है बिल्कुल डिट्टो। ऐसा ही था यो। और यो अभी मानने को तैयार नहीं हो रहा। मैंने इसके लिए ना कैल्शियम मल्टीविटामिन और क्या नाम है, सारे सेक, ये तीनों सेक मंगवाए थे। अभी ये कह रहा है मेरे को तो मैंने तेरे को बायोटीन के लिए कहा था, बायोटीन तो तूने मंगवाया ही नहीं है। तो मैंने कहा ये जो तू सेक वगैरह ये लेगा, इसमें सारी चीजें हैं, तो ये मानने को तैयार नहीं है। एक बार समझाओ इसको। एक नहीं, सेकंड। बायोटीन तो बहुत ही सख्त जरूरत है। अगर आप बालों का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो बना ही बायोटीन से है। बिना अगर बालों का स्ट्रक्चर देखोगे तो बायोटीन ही उसका इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूं कि बायोटीन जरूरी है। लेकिन जो डॉक्टर अगर न्यूट्रिशन देते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से बायोटीन कुछ देगा वो। मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने मुझे क्या दिया है, मैं अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए, ये चीजें उन्होंने मुझे दी थी। ये ओमेगा 3 है जो कि हम ले ही रहे हैं। ओमेगा 3 जो है, ये बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मेरा कोर्स है, तो इसलिए मैंने अलग से ओमेगा 3 ऑर्डर नहीं करा हमारे न्यूट्रिशन में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चल रहा था ओमेगा 3। तो ये हेयर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसने लिखा था, जिससे ये मेरे बाल आए। दूसरी चीज देखिए, ये क्रीनिस करके एक मल्टीविटामिन की टेबलेट है। मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें बायोटीन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। मैं इंग्रेडिएंट्स में देख रहा हूँ, इसमें सारा पंपकिन सीड, रेजरवेट्रॉल, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और बीटा एस्टिरॉल, इसमें कहीं पे बायोटीन नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब क्या है, ये बायोटीन और ये सारी चीजें, ये प्रोटीन का ही सिंथेसिस होने के बाद एक फंक्शन है। आप प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, अपने जो इंपॉर्टेंट जो सेलेनियम है, और इसके अलावा कार्बन है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें अगर टाइमली ले रहे हो, जो हमें मिल ही रही है हमारे मल्टीविटामिन से, तो बॉडी अपने आप इनको सिंथेसाइज करेगी, अपने आप बायोटीन बनाएगी। हम जो खाना खा रहे हैं, हमको अलग से बायोटीन थोड़ी ले रहे हैं। जिनके बाल बहुत ज्यादा है, वो कहाँ से बायोटीन ले रहे हैं? अब हमारे जो जितने भी आस पड़ोस में जो लोग हैं, आप देखोगे जिनके बाल हेल्दी हैं, वो कोई बायोटीन के सप्लीमेंट्स थोड़ी खा रहे हैं। वो भी तो इसी खाने से ड्राइव कर रहे हैं। तो बॉडी अगर अपना काम फंक्शन सही से करेगी, तो वो अपने आप ही सारी चीजें ड्राइव कर लेगी। जी देखिए मैसेज आया है अरुण जी का, स्किन बूस्टर में बायोटीन होता है जी।
स्किन बूस्टर में कोलाजन और बायोटिन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जी दिनेश जी। ये सर बायोटीन स्पेशल डिमांड है, बायोटीन किस चीज में मिलेगा हमारे न्यूट्रिशन में? आपके कोच ने अभी मैसेज डाला है चैट में, आप चेक कर लीजिए। स्किन बूस्टर दीजिए उन्हें। खाली स्किन बूस्टर सर? अरे सारे के सारे जो विटामिन है, जो मल्टीविटामिन है उसमें भी है हमारा, जो है कि और भी कई सप्लीमेंट है, आप देखना जिसमें B12 है वो भी, उसमें भी जो है कि बायोटीन होता है। तो ये नहीं कि कोई इसका एक स्पेशल कोई प्रोडक्ट है, में ये सारे के B12 और सारे। बायोटिन की कुछ मात्रा है, 12 पॉइंट जी कुछ परसेंटेज है उसमें, मैंने देखा था सर। जी, मात्रा ही होती है प्रॉपर, ये नहीं कि आपको बायोटीन अलग से निकाल के दे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बॉडी खुद उसको जनरेट करती है। और यो तो सर एक ये चीज, तो ये तो ना सर, ये तो बहस करता है नुकरा। स्पेशल बायोटीन में का एक ओनली बायोटीन से तेरे बाल वो नहीं हो जाएंगे ब्लैक, उसके साथ आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, आपके उसके साथ आपके आपको कोच साहब मल्टीविटामिन भी आपके लेनी कोच पड़ेगी। साहब अब आए हैं, आपको उन्होंने एक चीज और बायोटीन बताई से थी ज्यादा डॉक्टर मालूम। ने कि उन्होंने एक चीज और बताई थी डॉक्टर ने कि आपको पानी भी चेक करना है, जो आपका पानी है आपके आसपास वो बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं है। वो पानी का आप एक बार TDS चेक करा लीजिए कि कितना है उसमें, अगर बहुत ज्यादा TDS होगा तो भी वो बालों की हेल्थ को अफेक्ट करता है। जी देखिए, यो बहुत पानी सारे की वजह रीजन से हो तो हो सकते रहा है, हैं, गुड। ये जब से बहुत सारे फरीदाबाद मेरे पास रहने लग गया था ना, अभी यो लगा पुलिस में तो 1.5 साल होया है। कैप जब वगैरह नहीं मेरे पास पहननी होती रहता है। था फरीदाबाद, जब से हुआ इसका, अब यो हर बात पे मेरे को ये कहता है कि मैं तेरे पास आया ना जब से मेरे बाल धोले हो गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एक्चुअली इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। इसमें ना मैंने जब शुरू में फैट लॉस करना स्टार्ट किया या वेट लॉस करना स्टार्ट किया अपना, तो मैंने डाइटिंग के चक्कर में पड़ गया था। तो उस चक्कर में मैंने जैसे खाना पीना छोड़ दिया था, कोई थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन अंदर जा रहा था वो भी खत्म हो गया था, और एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसमें क्या है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने स्टार्ट हो गए थे अपने आप ही, अपने आप। वो होता किस वजह से है? बायोटीन तो एक सिंपल, आप रोटी खा रहे हो गेहूं में, अनाज में, इनमें सब में बायोटीन है। तो जैसे ही आप डाइटिंग शुरू करते हो या आप खाना छोड़ देते हो तो उससे बायोटीन की कमी आ जाती है। तो उसके बदले में आपको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए प्रॉपर करने के लिए। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप गेहूं ही खाए जाओगे और भाई आपके बाल आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो वो न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत जो मिल रहा है उससे परसेंटेज, वो भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, इसकी परसेंटेज होती है, इसका कोई ऐसा नहीं होता कि स्पेशल एक टैबलेट दी, क्योंकि वो तो डॉक्टर ही देते हैं एंटीबायोटिक, कि बस स्पेशल एक टैबलेट दी और वो उसी चीज पे असर करेगी, है ना। यहाँ तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन एक टोटल कॉम्बिनेशन होता है, पूरा डाइट प्लान होता है। तो उसमें भी न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। और वैसे स्पेसिफिक ऐड करना हो तो स्किन बूस्टर आप ऐड कर सकते हो। मुझे तो बहुत रिलैक्स मिला स्किन बूस्टर जब से मैंने यूज करना। जी देखिए, अरुण का शायद नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो बहुत बढ़िया नॉलेज मिली है आज हमें। तो अमित भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? जी हाँ, मैं फैट लॉस मैराथन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चल रही है फैट लॉस मैराथन, और साथ में मुझे इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो ऑब्जर्वेशंस है मेरी। कि हमने शुरू में जब हमने स्टार्ट करा था 1-2 दिन में, तो हमें क्रेविंग्स होती हैं, हमें हमारी बॉडी हमें डिमांड करती है, क्योंकि हमने 35 साल तक मैंने खाया ही खाया है। वो 35 साल में जो भी चीजें हमने खाई हैं, कार्ब्स वगैरह खाई हैं, तो बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी होती है, हार्मोन्स एक स्टेबलाइज हो चुके होते हैं उस फॉर्म में। तो शुरू शुरू में जब हम नहीं खाते हैं तो बॉडी मांगती है उन सारी चीजों को। हमें पता है कि ये नहीं खाना है और हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी बॉडी उन चीजों को मांगती है कि भाई ये भी खा लो, वो भी खा लो, चाय भी पी लो, सब कुछ कर लो। ठीक है, 2-3 दिन हमने उसको कंट्रोल किया है, विल पावर के हिसाब से हमने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया, मैंने देखा कि बॉडी ने वो डिमांड करना बंद कर दिया। तब समझ में आया कि ये क्रेविंग जो है ये टेम्परेरी होती है, ये टेम्परेरी होती है, और इनको हमारा ये दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको आदी हो चुका है, ये कहीं से उत्पन्न नहीं हो रही है, खुद ही डीजनरेट करता है, रीजनरेट करता रहता है कि भाई कुछ दिख गया तो इसे भी ले लो, कुछ दिख गया इसे भी खा लो। तो हमें ये हमारी हैबिट्स पे सारा खेल है सारा। अगर हमने अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे प्रोटीन लेंगे, अच्छा क्लीन हमारे एनर्जी रहेगी, तो ये क्रेविंग्स सारी बंद हो जाती हैं। अब तो इतना अच्छा लगने लगा है कि अब ऐसा लगता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो ये सारा ये जो खाते हैं।
मतलब गलत जो खाना खाते हैं, ट्रांस फैट वगैरह, ये सब क्यों खाते हैं। अब ऐसा लगने लगा हम बड़े विद्वान हो गए हैं, हम बहुत कुछ हो गए हैं। तो बस और जो सब कहते हैं कि मैं हल्का महसूस करने लगा हूँ, ये भी मुझे भी महसूस हुआ है कि एक्सरसाइज करते समय पे शुरू शुरू में जैसे 50 रेप्स होते थे, तो 20 पे सांस फूल जाता था। अब 50 के बाद ऐसा लगता है कि अभी और कंटिन्यू थोड़ा और हो जाता तो चल जाता था। हल्का हल्का महसूस होने लगा, एनर्जी रहती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पिताजी ने कल कहा कि जाके पैदल मार्केट से वो ले आओ, ऑल आउट ले आओ, तो पैदल चलने का मन किया, दौड़ के गए, उसको लेके आए। पहले हर चीज के लिए मोटरसाइकिल चाहिए थी कहीं भी जाने के लिए। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, ये डाइट से कनेक्टेड है सर। और अगर डाइट अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, एनर्जी आती है, क्लाइंट से बढ़िया बात करते हैं, ऑफिस में अच्छा काम होता है, और जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनसे भी हमें अच्छा बिहेवियर हो जाता है अपने आप ही। तो सब चीजें ठीक होती चली जाती हैं, हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं, ये सच है। तो अच्छा लग रहा है, और मैं अभी ये 5 दिन, हमारे 6 दिन हो चुके हैं, और लग रहा है कि और 10 दिन और करेंगे तो शायद ही हमारी आदत ही बन जाएगी। फिर हम, और एक चीज सर मैंने इसमें देखी थी कि हमारा 7,500 कैलोरीज की अगर हम कट करते हैं, तो इसका सिंपल सा मैथमेटिक्स है, हम 1 किलो लूज करते हैं। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको ये समझना है कि 7,500 कैलोरीज अगर हम अपनी डाइट में से काट देते हैं तो हम 1 किलो वजन लॉस कर देते हैं। तो अभी हमारी जैसे 1,000 कैलोरी की डाइट है, और अमूमन हम जैसे लोगों के लिए 2,500 के आसपास कैलोरी का मैं एवरेज लेके चलता हूँ। तो हम लगभग 1,500 कैलोरीज कट कर रहे हैं, यानी 5 दिन में हम 1 किलो वजन लॉस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम इसके, हमारा आइडियल वेट आता चला जाएगा, हम इस कैलोरी कट को थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे खाने ऐड करते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ कट किया है या हमने कोई अपनी डाइट में से कट किया है। कल मैं देख रहा था किसी ने, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी इसी तरीके से किया था। स्टार्टिंग में बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसको छोड़ के वो टूट पड़ते हैं खाने पे, सब कुछ खा लो आज ही, तो उनका एकदम से बढ़ता है वजन, बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सारा साइंस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कैलोरी डेफिसिट को धीरे धीरे फिर कम किया। अभी हम 1,500 कैलोरी की डेफिसिट में हैं, फिर उन्होंने उसको 1,000 किया, फिर उसको 500 किया। ये हमारे कोच हमें बताएंगे खैर सबको। तो मैं तो ब्रॉड लाइन दे रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जब हम उसको ले आएंगे 1,500 7500 कैलोरी, अभी तो हमारी 5 दिन में हो रही है, फिर इसको हम 15 दिन में ले आएंगे तो हमारा महीने में 2 किलो वजन लॉस होगा। हम इसको बिल्कुल आइडियल पे ले आएंगे तो हम इसको बराबर रख लेंगे। फिर उसमें वो बताते हैं कि मैं पिज्जा भी खाता हूँ, लेकिन मैंने कैलोरी काउंट कर रखी है, हफ्ते में मुझे इतनी कैलोरी कट करनी है। पिज्जा भी खाता हूँ, मिठाई भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे ऐसा नहीं लगता हम कोई तपस्या कर रहे हैं, हमने कुछ बीड़ा उठाया हुआ है कि सब कुछ ही हम छोड़ देंगे। सब कुछ खाना होता है, लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट है। तो मैं भी उससे बहुत सब इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। और ये जो डाइट प्लान है, ये तो बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान है, रिच विद प्रोटीन। जी बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें कैलोरी इनटेक को सीखना है। कैलोरी मैनेजमेंट ही फिटनेस है, मैं हमेशा बताता हूँ। और गुड हैबिट्स, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी आदतें और अच्छा खाना, यही एक फंडा है, यही एक जो है कि बेसिक चीज है फिटनेस की। तो हमें धीरे धीरे देखिए अब कैलोरी जो है कि हम, सही बात बताइए, बिल्कुल अलग अलग डाइट प्लान होता है। जिसका ओवरवेट है उनका डाइट प्लान अलग होता है, उसमें कैलोरी की कट की जाती है। जो बिल्कुल जो है कि अंडरवेट है उनकी कैलोरी ऐड की जाती है, और जो बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे आ जाते हैं उनको मेंटेनेंस की कैलोरी मिलती है। जितनी वो खर्च करते हैं दिन भर में उतनी ही कैलोरी लेनी है, तो वो बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। तो जो आइडियल वेट पे आ जाते हैं उनको सब कुछ खाने की छूट इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो आइडियल वेट पे है, उनको अपनी मेंटेन रखनी है। तो वो तब तक वो सीख जाते हैं कि उसने कैलोरी कहाँ बढ़ानी है, कहाँ कम करनी है। अगर किसी में उसने पिज्जा खा लिया तो उसको कहाँ एडजस्ट करना है। उसने अगर कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें कैलोरी ज्यादा है और उसकी कैलोरी का जो काउंट है उसे ज्यादा जा रही, तो दूसरी साइड से कम कर देंगे। तो ये जो चीजें होती हैं मेंटेनेंस, जो डाइट प्लान होता है उसमें होता है आपका सिर्फ जो आइडियल वेट है उसको मेंटेन रखना है। अब मैं पिछले 1.5 साल से जो है कि मैं अपने वेट को मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक बार फैट लॉस किया था और वो 1.5 साल से बिल्कुल वही है, मैं 75 के आसपास रहता हूँ। तो ये एक मेंटेनेंस जो है कि ये भी कैलोरी काउंट करना ही है। जब तक आप कैलोरी काउंट नहीं सीखोगे, कैलोरी को जब तक नहीं सीख पाओगे तब तक नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात बताइए कि फैट लॉस के बाद तुरंत वजन बढ़ जाता है, बाउंस बैक करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। हम एकदम से कैलोरी को फिर दोबारा से बढ़ा देते हैं पहले से भी ज्यादा। तो वो क्या होता है कि फिर देखिए कैलोरी बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और लाइफस्टाइल को हम खराब कर देते हैं, जो है कि बिल्कुल जब डाइटिंग कर रहे हैं तो पूरा एफर्ट कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। तो इस वजह से बाउंस बैक होता है, वजन बढ़ता है। तो ये चीजें हमें सीखनी है। जब हम फिट हो जाएंगे, जब हमारी फैट लॉस हो जाएगी, जब आइडियल वेट पे आ जाएंगे, तब इसको मेंटेन कैसे करना है।
हमें कितना वर्कआउट करना है, हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी है, कितनी इनटेक करनी है, ये चीजें सीखने की। और इसको जब हम सीख लेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमें किसी कोच की जरूरत नहीं है, हम अपने कोच खुद बन जाते हैं। तभी कहते हैं कि अपने कोच खुद बनिए। जब आप अपनी बॉडी के खुद कोच बन जाते हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी कहाँ से वजन बढ़ाएगी, कहाँ घटाएगी, क्या करेगी। और अपना सप्ताह 10 दिन में वेट, आपने आइडियल वेट आने के बाद भी सप्ताह में 10 दिन में वेट चेक करते रहना है। मैं हमेशा करता हूँ। उससे क्या होता है कि आपको आइडिया आ जाता है कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है, तो उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और यही जो है कि इसकी साइंस है, यही फिटनेस का एक नियम है कि आपने बैलेंस डाइट खानी है, कैलोरी काउंट सीखना है। तो थैंक यू। आज का बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है, और हमारी मैराथन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जल्दी हम जो है कि अब 10 दिन बाद अनाउंस करेंगे कौन विनर है। तो बहुत ज़्यादा सभी एक्साइटेड हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल एक दूसरे का बिल्कुल चेक कर रहे हैं कौन क्या खा रहा है, किस टाइम खा रहा है, लेट हो रहे हैं, 10 मिनट लेट हो रहे हैं, आप 1 घंटा लेट हो, बिल्कुल एक दूसरे को बढ़िया एंजॉय के साथ जो है कि फैट लॉस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो यही इसकी खूबसूरती है, और हमें अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। मैंने कल जो है कि अरुण अरुण से रिक्वेस्ट की थी, और उनकी जर्नी आपने देखी होगी कितनी जबरदस्त थी, कहाँ से कहाँ गए हैं। और उन्होंने बिल्कुल बढ़िया जो है कि अपने हर टाइम के क्लिप्स बनाए हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 96 के आसपास से स्टार्ट हुए थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को 73 72 के आसपास लेके आए थे। और बिल्कुल उस वीडियो में ऐसे दिखता है जैसे जो है कि इनकी बॉडी में से कुछ निकाला जा रहा है। जैसे एक वीडियो में कितने भारी शुरू में दिखते हैं, फिर उसके बाद 9 किलो फैट लॉस हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते आइडियल वेट पे आए। और उसके बाद जो उनके कर्तव्य हैं जो दिखाते हैं, क्योंकि जब बॉडी हल्की, कहते हैं ना, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, उड़ने का मन करता है, तो वो अरुण ने देखिए कैसे उल्टा लटक रहे हैं। कहीं तो नहीं, तो अगर ओवर वेट पर्सन है तो उल्टा लटकने की सोच भी नहीं सकता, उसको डर लगेगा कहीं गिर जाए, चोट लग जाए। लेकिन जब वेट कम हो जाता है तो आदमी का मन करता है वो बच्चा बन जाता है बिल्कुल। तो ये चीजें आप भी इंजॉय करेंगे लाइफ में, और जब आपका फैट लॉस हो जाएगा तो थैंक यू। बहुत बढ़िया आज का टॉपिक रहा, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।